हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे और हमने यहाँ वर्ण विचार को शुरू किया था। आपने यहाँ वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के कितने भेद हैं, साथ में स्वर और स्वरों के भेद, ये सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। इसमें हमने अयोग वाह के बारे में पढ़ा, स्वरों की मात्रा के बारे में पढ़ा, स्वरों के भेद पढ़े और साथ में यहाँ पर आपने अयोग वाह में अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत ध्वनि, इन सभी के बारे में आपने डिटेल में जाना। आज से हम शुरू करेंगे व्यंजन, वर्ण के जो दूसरा भेद है व्यंजन। तो व्यंजन हम पढ़ेंगे तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, जैसा कि आपने स्वरों की परिभाषा पढ़ी थी, स्वर जिनको आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण जिनका आप कर सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। यानी कि स्वरों की का उच्चारण करने में आपको किसी अन्य ध्वनि की, अन्य अक्षर की, अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वतंत्र अवस्था में आप इसका उच्चारण कर सकते हैं और जब आप इसका उच्चारण करते हैं वायु आपके मुंह के अंदर कहीं भी नहीं रुकती है, तो ये आपके कहलाते हैं स्वर। ठीक है, आज से हम पढ़ेंगे व्यंजन क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं स्वरों को आप स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं, लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं है। व्यंजनों का जो उच्चारण है उसके लिए आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। यानी कि जब आप किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, अ से लेके औ तक आप किसी भी स्वर की मदद ले सकते हैं। साधारण तो आपने क्या देखा है कि हर व्यंजन में अ का स्वर जुड़ा होता है। ठीक है, जब आप व्यंजन की बात करें, जब आप क कहेंगे तो क में आपको अ का स्वर जुड़ा हुआ दिखेगा। उच्चारण करेंगे क, तो इसमें आधा तो क आता है, अ का भी यहाँ पर उच्चारण आता है। यानी कि हर व्यंजन में कोई ना कोई स्वर जुड़ा होता है। जहां आपको मात्राएं ना दिखे, ऊपर हमने मात्राओं को पढ़ा था कि जब आप किसी व्यंजन में स्वर को जोड़ते हैं तो स्वर की मात्रा जुड़ती है, ना कि स्वर पूरा जुड़ता है। तो जहां आपको कोई मात्रा ना दिखे वहां पर आप समझ जाएंगे कि उसमें अ की ध्वनि, अ का स्वर, अ का वर्ण जुड़ा है। तो इन क, ख, ग, घ, ङ, इन सब में अ स्वर जुड़ा हुआ है, तब जा करके आप इसका उच्चारण कर पा रहे हैं। ठीक है, तो व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों के उच्चारण में आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। इसका परिभाषा यहाँ से आप लिख सकते हैं और उनके उच्चारण में वायु जो है आपके मुख के अंदर थोड़ा सा क्या होती है, रुकती है और फिर बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में आप जानते हैं 33 आपके व्यंजन हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, व्यंजनों के यहाँ पर भेद किए गए हैं। तो जिस प्रकार से हमने उच्चारण और श्वास मात्रा के आधार पर क्या किया था, स्वरों का भेद किया था, ऐसे ही व्यंजनों के भी यहाँ पर 2 आधार पर भेद हुए हैं। पहला भेद है स्पर्श के आधार पर, अर्थात किसी व्यंजन का उच्चारण करने में आपके मुख में के जो भाग हैं वो किन किन भागों को स्पर्श कर रहे हैं, आपकी जीभ कहाँ कहाँ स्पर्श कर रही है, आपके किसी व्यंजन का आप उच्चारण कर रहे हैं कहाँ से वो ध्वनि आ रही है, आपकी जीभ कहाँ कहाँ टकराती है और आप इन ध्वनियों को उच्चारण करने में अपने जीभ को कहाँ कहाँ आप टच करते हैं, इस आधार पर इसके भेद हुए हैं। साथ में श्वास मात्रा के आधार पर वायु की मात्रा कितनी बाहर आ रही है। ठीक है, अब स्पर्श के आधार पर यहाँ पर व्यंजनों के 3 भेद हैं, तो हेडिंग डालेंगे स्पर्श के, इस सभी को आपने लिखना है व्यंजनों के भेद। स्पर्श के आधार पर आपके यहाँ पर 3 भेद हुए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। तो इसके आधार पर भी आपके व्यंजनों के 3 भेद हुए हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतःस्थ व्यंजन और आपका दूसरा अंतःस्थ और तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर 3 भेद हुए हैं। किस किस आधार पर, एक तो स्पर्श के आधार पर, दूसरा श्वास मात्रा के आधार पर। तो पहला आप स्पर्श के आधार पर पढ़ रहे हैं। आइए स्पर्श के आधार पर आपके कौन कौन से व्यंजन हैं और क्या क्या वो हैं, उन सभी को हम पढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग डालेंगे स्पर्श व्यंजन। चलिए लिखिएगा स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है।
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपकी जीभ आपके मुख के विभिन्न भागों, आपके मुख के अंदर कौन कौन से भाग हैं, कंठ हो गया, आपके तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दांत हो गया और आपके जो होंठ हैं, ये हैं आपके मुख के भाग। तो आपकी जीभ इन विभिन्न भागों से स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। तो आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। यहाँ इनका नाम कैसे रखा गया है, हर वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर ही उसका नाम, जैसे क ख ग घ अंग है, तो यहाँ आपने क वर्ग कह दिया क्योंकि पहला वर्ण क है। दूसरा आपका च से स्टार्ट हुआ तो च वर्ग हो गया, तीसरा आपका ट से स्टार्ट हुआ तो ट वर्ग हो गया, इसके बाद आपका चौथा त से स्टार्ट हुआ तो त वर्ग और प से शुरू होने वाला प वर्ग। तो यहाँ 5 वर्ग है। उच्चारण जब आप करेंगे तो चलिए अब क वर्ग का जब आप उच्चारण कीजिएगा, क ख ग घ अंग, तो आप देखिए क ख ग अंग घ अंग, आप जब इनका उच्चारण कर रहे हैं तो आपके कंठ से आवाज आ रही है, आपके मुख के अंदर आपके कंठ से आवाज आ रही है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान है कंठ और इनको लिखा गया है कंठ्य प्रकार में, इसको कहा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि ग वर्ण कौन से वर्ग का आपका वर्ण है, तो यहाँ आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, विकल्प में दिया जाएगा तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य। तो उस समय आप इसका उच्चारण करेंगे और उसे महसूस करेंगे कि मुख के किस भाग से स्पर्श होकर के ये आपका जो है व्यंजन आपका इसका उच्चारण हो रहा है। दूसरा है आपका च वर्ग, तो च वर्ग का उच्चारण कीजिए, च छ ज झ य, च छ ज झ य। अब आपके मुख के अंदर ऊपर देखिए, आप उच्चारण करें च छ ज झ य, तो जहां आपकी जीभ स्पर्श कर रही है, ठीक है, जहां आपकी जीभ स्पर्श कर रही है वो है आपका तालु स्थान, उसे आपके मुख के अंदर तालु कहा जाता है। तालु क्या कहते हैं, तालु कहा जाता है। तालु कहा जाता है इसलिए इस वर्ग को तालव्य वर्ग कहते हैं। इसे प्रकार अलग अलग प्रकार यहाँ इनके नाम रखे गए हैं, कंठ्य, तालव्य। क्यों, क्योंकि हमारी जीभ हमारी तालु को स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण करती है, इसलिए इनको कहा जाता है तालव्य। च छ ज झ य। साथ में आपको ये भी पता चलेगा आपके मुख के अंदर तालु कौन सा स्थान है, तो जहां आपकी जीभ स्पर्श कर रही है च छ ज को बोलते समय वही आपके मुख के अंदर तालु स्थान है। फिर इसके बाद आपका आता है ट वर्ग, ट थ ड ढ ण। तो इनका उच्चारण करते समय आपकी जीभ जो है मूर्धा को, आपके मुख के अंदर जो मूर्धा स्थान है उसको स्पर्श कर रही है, अर्थात आपके मुख के अंदर जो मूर्धा स्थान है ट ठ ड ढ ण, इसको स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण होता है, इसलिए इस वर्ग को कहा जाता है मूर्धन्य। क्या कहा जाता है, मूर्धन्य। फिर आपके पास आता है त वर्ग, त थ द ध न, त थ द ध न। अब इसका उच्चारण दांत से, आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श कर रही है, त थ द ध, ठीक है, न। अब देखिए इसको बाद में इसको हम अलग भी करेंगे, जो 5वां वर्ण है, क्योंकि एक वर्ग में इसे रखा गया है। न ये जो पंचम वर्ग है इनको अलग से भी इनकी जो है इनका भेद किया गया है, लेकिन फिलहाल हम इनको एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये अलग हो जाते हैं, आगे पढ़ेंगे इसे। अब आपके पास त थ द ध न, त थ द ध न, जब इनका उच्चारण आप कर रहे हैं, आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श कर रही है, तो इनको कहा जाता है दंत्य। और प फ ब भ म, इनका उच्चारण करते समय आप अपने होठों का प्रयोग कर रहे हैं और इसलिए इसको कहा जाता है ओष्ठ। ओष्ठ, अपने होठों को आप क्या कर रहे हैं, इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो इन सभी को आप लिख लीजिएगा। साथ में आपने लिखना है कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का नाम
अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। इन सभी को आप लिख लीजिएगा और करते समय उच्चारण कीजिए और महसूस कीजिए कि वास्तव में क वर्ग का जो उच्चारण है हमारे कंठ से होता है। उसके बाद जो च वर्ग है हमारे तालु को स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण होता है। फिर ट वर्ग का उच्चारण होता है मूर्धा को स्पर्श करते हुए। त वर्ग का उच्चारण होता है हमारे दांतों को स्पर्श करते हुए और प वर्ग का जो उच्चारण है वो हमारे ओष्ठ यानी अपने आपके होठों से जो है इसका उच्चारण होता है। साथ में यहाँ पर एक चीज और बता दें, जो आपके स है, स, श और स, इन तीनों में अंतर भी यहाँ पर आपको बताया। इन तीनों स में क्या अंतर है, ठीक है, इन तीनों में क्या अंतर है। देखिए तीनों ही स ही है, आप इसे स ही कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स देखिए, ठीक है। एक पहला सा, इसका जो उच्चारण स्थान है ये तालु को स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण किया जाता है। ये दूसरी स मूर्धा को स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण किया जाता है। और तीसरा जो स है हमारे दंत यानी हमारे दांतों को स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण किया जाता है। तीनों में यही अंतर है। इसे तालव्य स कहा जाता है, ठीक है। इसे मूर्धा स कहा जाएगा, मूर्धन्य, और ये आपका दंत्य स। तालवी स कई बार आपको टीचर बताते भी हैं। तो इन तीनों में फर्क क्या है, जब इस स का आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ आपकी तालु को स्पर्श करेगी, तो आप क्या कहेंगे, श। जब आप इस स का उच्चारण करेंगे आप कहेंगे श। आप मूर्धा को स्पर्श करेंगे, श, जैसे ट ठ आप करते हैं ना, तो श। और जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप अपने दांतों को स, तो तब आप क्या कहेंगे, स, ठीक है। दांतों को स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण होगा, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और इसका उच्चारण स्थान दंत। क्योंकि यहाँ हम स्पर्श की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये अंतर भी आपको पता होना चाहिए। इसे तालव्य, इसे मूर्धा और इसे दंत्य स कहते हैं। इस प्रकार से आप इसका उच्चारण भी कर सकते हैं, यानी कि पहली स को आप तालु से स्पर्श करेंगे, दूसरी स का उच्चारण करते समय आपकी जीभ मूर्धा को स्पर्श करेगी और तीसरी स का उच्चारण करते समय आपके दांतों को स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण होगा। चलिए इतना आपको लिख लेना है। तो ये है आपका स्पर्श के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, क्योंकि 3 हमने भेद किए थे, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। मतलब आपके मुख के अंदर किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं किया जाएगा, तो इन्हें कहेंगे आप अंतः। जैसे य, र, ल, व। तो देखिए जब आप इनका उच्चारण कर रहे हैं उस स्थान को पूरी तरह से आपकी जीभ स्पर्श नहीं करेगी। य, 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 र, ल, व। तो अब इनका उच्चारण करते समय आधा स्पर्श करेगी, इनको भी आप लिख लें। ये आपके अंतःस्थ व्यंजन है, याद कीजिएगा, य, र, ल और व, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन है। साथ में यहाँ पर आप देखिए ऊष्म व्यंजन किन्हें कहा जाता है। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाकर ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो देखिए तीनों ही स और साथ में आपका ह, ठीक है। तो ये आपके ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और जब देखिए इस श का आप उच्चारण करेंगे, देखिए आप कहेंगे अभी तो आपने कहा कि आप इसको तालु को स्पर्श करेंगे। देखिए तालु को तो स्पर्श करेगा ही जब आप इस स का उच्चारण करेंगे, साथ में आपकी जीभ फिर जो है रगड़ भी खाएगी। जब आप श कहेंगे ना तो वो सीधे श कहेंगे, नीचे नहीं आ रही है, अन्य स्थान पर भी वो रगड़ खा रही है, ऊष्मा पैदा हो रही है आपके मुख के अंदर, ठीक है। फिर आप जब कहेंगे श, तो देखिए जैसे हम ट करते हैं ना, ट का तो सिर्फ एक बार आपकी मूर्धा को स्पर्श करेगा और फिर आपकी जीभ नीचे बैठ जाएगी। लेकिन जब आप इस श का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ जो है अंदर जो है अन्य भागों से भी ये रगड़ खाएगी और साथ में ऊष्मा भी पैदा करेगी। दंत में जब आप स कहेंगे तो फिर जो है ये स भी यहाँ पर भी और साथ में यहाँ पर ह। तो ये आपके क्या हैं,
ऊष्म व्यंजन है, तीनों ही स और साथ में ह, और आपके अंतःस्थ व्यंजन हो गए य, र, ल, प। ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पर ख, श्वास मात्रा के आधार पर। दूसरा भेद है किसके आधार पर? श्वास मात्रा के आधार। तो श्वास मात्रा के आधार पर भी हिंदी में व्यंजनों के दो भेद हैं। एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा महाप्राण व्यंजन, दोनों को लिख लीजिएगा। अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा महाप्राण व्यंजन। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, वे आपके अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। वे आपके क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी जो विषम नंबर हैं, वो आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। और साथ में यहाँ पर र, य, र, ल, व, ये भी आपके अल्प प्राण व्यंजन हैं। तो इनको आप लिख लीजिएगा। अल्प प्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, उन्हें आप अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। वायु की मात्रा इसमें कम होती है, ठीक है, उन्हें आप क्या कहेंगे? अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। चलिए, तो हिंदी वर्णमाला में क वर्ग का पहला वर्ण क, तीसरा ग और पांचवा ड़, ग, अंग, सॉरी, और च वर्ग का पहला च, तीसरा आपका क्या आ जाएगा? ज, और पांचवा आपका यो। फिर ट वर्ग का ट, ड और ण। फिर त वर्ग का त, द और आपका पांचवा न। फिर प वर्ग का प, ब और म। ये आपके क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है? 5 वर्ग आपको पता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ये 5 वर्णों के पहले जो होंगे, पहले वर्ण, तीसरे वर्ण और पांचवें वर्ण, ये आपके अल्प प्राण हैं। साथ में इनको भी आपने याद करना है, ड़, य, र, ल, व। ठीक है, तो जो अंतःस्थ में आते हैं, साथ में यहाँ पर अतिरिक्त जो वर्ण है आपका ड़, ये भी इसमें आ जाता है अल्प प्राण। ठीक है, चलिए आगे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी कराएंगे, उससे आपको और अच्छे से इसको क्लियर आप कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा है आपका महाप्राण व्यंजन। तो देखिए, वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवे की तो हमने बात कर ली। अब बचे आपके दूसरे और चौथे। तो दूसरे और चौथे जो वर्ण हैं वो आपके महाप्राण में आएंगे। साथ में आपका ढ, श, स, ये जो आपके किसमें ऊष्म जो व्यंजन थे, उनका वे भी आपके महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिएगा। महाप्राण व्यंजन, तो क वर्ग का दूसरा ख, चौथा घ, च वर्ग का दूसरा छ, चौथा आपका झ, ट वर्ग का दूसरा ठ और चौथा आपका ढ, और त वर्ग का दूसरा थ और चौथा ध, प वर्ग का आपका दूसरा वर्ण फ और चौथा आपका जाएगा भ। ठीक है, तो ये आपके सभी अल्प प्राण और महाप्राण हैं। ठीक है, चलिए, इसके साथ साथ यहाँ पर अन्य, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े थे 4। वो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए, जो आपका व्यंजन है वो तो आपका एक स्वर और व्यंजन के मेल से बना है, यानी स्वर की मदद से। अब यहाँ पर एक संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जहाँ दो भिन्न आपके क्या होंगे? व्यंजन होंगे, और उन भिन्न व्यंजनों से मिल करके एक नया आपको यहाँ पर व्यंजन देखने को मिलेगा। आप जानते हैं 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। जो अक्ष है वो क स्वर रहित और श, इन दोनों के मेल से अक्ष बनता है, जैसे यक्ष, दक्ष और तथक्ष। और त स्वर रहित और र, इससे त्र बनता है। पितृ, मित्र, चित्र, ज स्वर रहित और यो, इनके मेल से आपका ज्ञ बनता है। यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। श्र आपका स्वर रहित और र, इससे श्रव बनता है। श्रमिक, श्रम, श्रमिक और विश्राम। तो ये हैं आपके 4 संयुक्त व्यंजन, इनको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो
इस प्रकार से आज की क्लास में आपने व्यंजन शुरू किया। व्यंजन में आपने दो आधारों पर इसके भेद किए, एक स्पर्श के आधार पर, दूसरा श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर भी आपने तीन भेद किए, पहला था आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन। तो आप जानते हैं अपने यहाँ पर जो आपके स्पर्श व्यंजन है उसमें आपने 5 वर्गों को पढ़ा है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और आप जानते हैं ये सभी आपने यहाँ पर कंठ्य हो गया, तालव्य हो गया, इसके बाद आपका मूर्धन्य हो गया, फिर आपका दंत्य हो गया, ओष्ठ हो गए, ये सभी आपने अलग अलग प्रकार से पढ़े। ऊष्म व्यंजन में आपने पढ़ा, अंतःस्थ व्यंजन में आपने 4 जो वर्ण पढ़े उनको पढ़ा। साथ में जो आपकी श्वास मात्रा के आधार पर भी आपने दो भेद किए, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इनके भी आपने अलग अलग, अल्प प्राण में आपका वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण आते हैं, साथ में ड़, य, र, ल और वो, यानी कि जो ऊष्म व्यंजन के हैं, साथ में जो अतिरिक्त वर्ण का एक वर्ण है ड़, ये इसमें आ जाता है। फिर महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण वर्ग के, साथ में जो आपके तीनों सौ हैं और ह हैं, साथ में ढ भी आपका आ जाता है जो कि अतिरिक्त वर्ण का वर्ण है। ठीक है, तो ये सभी आपने पढ़े। साथ में संयुक्त व्यंजन आप पढ़ चुके हैं, जो 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं, किन किन व्यंजनों के मेल से बनते हैं। साथ में यहाँ आप देख पा रहे हैं संयुक्त व्यंजन में एक स्वर रहित और एक स्वर सहित आपका व्यंजन होगा और इससे एक अलग आपका वर्ण यहाँ पर बन रहा है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।